Hello, my name is Jawana Nissar, and today we are back with another exciting podcast, which is about menopause, the change. So today we are talking about the topic which is more concerned for women who are in their 40s or 50s. Although हम reproductive health और female health system के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी भी काफी ऐसे subjects हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की. So आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं. डॉक्टर आयशा के बारे में पहले मैं बताती चलूं. डॉक्टर आयशा आजम खान एक बहुत ही सीनियर और काबिल गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हैं, जिनका 20 साल से ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम में एक्सपीरियंस रह चुका है. इसके साथ साथ डॉक्टर आयशा आजम खान ने हमें पहले भी अपना ख़ास टाइम दिया है हमारे पॉडकास्ट में, जिनमें उन्होंने मेंस्ट्रुअल मैटर्स के बारे में बात की. आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा बात करेंगी मेनोपॉज पे. सो वंस अगेन वेलकम डॉक्टर आयशा आजम खान ऑन आवर पॉडकास्ट. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ बुलाने का, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी बातचीत से लोगों का भला हो सके. थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा. डॉक्टर आयशा, हम ज़्यादा इस कॉन्वर्जेशन को उर्दू में रखेंगे ताकि हमारी अर्बन के साथ रूरल ऑडियंस भी, जैसे कि आपको पता है, वो भी हमारे साथ इस मेनोपॉज की नॉलेज को सुन पाए. डॉक्टर आयशा, जब भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो मेनोपॉज का जिक्र भी अहम समझा जाता है. आप हमें बताएं कि मेनोपॉज क्या है, किस तरह से शुरू होता है, कौन सी उम्र में शुरू होता है? अच्छा, जो मेनोपॉज, इसका अगर उर्दू लफ्ज में, उर्दू जबान में तर्जमा किया जाए तो इसको सन्यास कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि 40 या 45 साल के बाद जब जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, तो जो ओवरीज हैं या जो अंडेदानी हैं वो हार्मोन्स बनाने कम करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से माहवारी में तब्दीली आनी शुरू होती है. पहले तो जो साइकिल है वो कम होता है और फिर इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है. किसी भी औरत को अगर 1 साल के लिए माहवारी रुक जाए तो, और उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो, तो इसको हम मेनोपॉज कहेंगे या माहवारी का रुक जाना कहेंगे. अगर ये 40 साल से पहले हो जाए तो इसको प्री मेच्योर या वक्त से पहले मेनोपॉज कहा जाएगा. अगर ये 45 के बाद हो रहा तो वो टाइम पीरियड या वो वक्त शुरू हो चुका होता है जिसमें अंडेदानियां ईस्ट्रोजन बनाना कम करना शुरू कर रही होती है. और जो एक मीन एज या एक जो एवरेज है या औसतन एज इसकी 45 से 45 या 55 तक है, और 51 इसकी औसत होती है, जिसमें ये माहवारी तकरीबन बंद हो जाती है. डॉक्टर आयशा, आपने बात की कि 40 से या 45 से 55 साल की उम्र के बीच में ये मेनोपॉज का एक प्रोसेस पूरा शुरू होता है. तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या इस प्रोसेस के कोई सिम्टम्स हैं जो औरतों को नजर आते हैं पहले से ही? क्या कोई खास सिम्टम्स हैं जिससे पता चले कि ये मेनोपॉज शुरू हो चुका है? अच्छा, इसकी कुछ अलामात हैं जिसको आप, जो मरीज बताते हैं या सिम्टम्स जिसको आप कह सकते हैं. इसकी अलामात सबसे पहला तो ये है कि जो माहवारी है उसमें बेकायदगी या इरेगुलर होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, और साइकिल लंबा होना शुरू हो जाता है, यानी 1 से 2 माह पे जा सकता है. और कई लोगों को 3-3, 4-4 माह भी रुकता है. लेकिन कई लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये साइकिल बंद होना शुरू हो जाता है. मगर कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जिनको 2 या 3 माह के बाद जब माहवारी आती है तो बहुत ज्यादा आ रही होती है, बिकॉज वो 3 महीने तक माहवारी रुकी रहती है और बच्चेदानी की तय वो मोटी होती रहती है और हार्मोन्स डिस्टर्ब होते रहते हैं. एक तो माहवारी की तब्दीलियां हो गई. दूसरा जो है वो थोड़ी सी ओवरऑल पूरे जिस्म में तब्दीली आ रही होती है. जैसे कई लोगों को बैठे बैठे घबराहट होती है, पसीना आना शुरू होता है, दिल तेज से धड़क रहा होता है, और उसके बाद एकदम लगता है जैसे पूरा जिस्म भीग गया है. ठीक है, इसको हॉट फ्लशेस कहते हैं, कि एकदम घबराहट का होना और फिर भीग जाना. कई लोग, कई खवातीन ये कह रही होती हैं कि काम कर रहे थे या सो रहे थे तो एकदम लगा जैसे बहुत घबराहट हुई, पूरे कपड़े भीग गए, सर से लेके पैर तक पसीना आ गया. ये एक बहुत कॉमन अलामत है कि अब जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गए. दूसरा जो तब्दीली आती है वो स्किन में, यानी जिल्द जो है वो ड्राई होना या खुश्क होना शुरू हो जाती है. इस पे जो रिंकलिंग या झुर्रियां हैं वो पहले से बढ़ना शुरू हो जाती,
और ये कॉमन मसले हैं जिनके साथ लोग आते हैं और उनको समझ है, यानी आप उसका इलाज कर सकते हैं, को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी सारी जी उनकी जो जिंदगी है उस पर असर आ रहा होता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक और बहुत ही कॉमन टर्म, जब हम मेनोपॉज के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन टर्म इस्तेमाल होता है, पेरीमेनोपॉज। हमें बताएं कि इस मेडिकल टर्म का क्या मतलब है और ये कितनी टाइम तक चलता है, पेरीमेनोपॉज। देखिए ये जो पूरा अमल है, जो पेरी का मतलब आस पास, यानी मेनोपॉज से पहले का या माहवारी रुकने से टाइम, और ये टाइम है 40 से लेके ऑनवर्ड्स, यानी 40 के बाद का जितना भी वक्त है, 45 हो सकता है, 51 तक भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली मेनोपॉज या आमतौर पे औरतों में 45 से 55 तक हो चुका होता है। पेरीमेनोपॉज वो टाइम पीरियड है, वो 40 साल के बाद शुरू होता है और 45 तक के, जो हर एक का मुख्तलिफ है, वो टाइम जिसमें ये सारी अलामात नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, और यानी हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कमजोरी हो रही है, बाल गिर रहे हैं, स्किन में तब्दीलियां आ रही हैं जल्दी, और सारे मसले मसाइल शुरू हो रहे हैं, ये सारा टाइम पीरियड पेरीमेनोपॉज का है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब भी अक्सर जब खवातीन एक्सपीरियंस करती हैं मेनोपॉज का, तब कभी कभी ऐसा होता है कि उनको नहीं पता होता या उनको जानकारी नहीं होती इस बारे में, लेकिन मैं जरूर ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मेनोपॉज के बाद भी एक खातून जो है वो पीरियड्स एक्सपीरियंस कर सकती है या नहीं? अच्छा, इसमें ना एक बहुत जरूरी बात यह है कि मेनोपॉज का मतलब है कि 1 साल के लिए माहवारी बंद हो गई, लेकिन कई लोग ऐसे, ये तो कुदरती अमल है, लेकिन जिनका वजह से, जैसे कई लोगों को जो कैंसर ट्रीटमेंट हो रही होती है, उसमें कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, कोई सर्जरी की वजह से, या कोई दवाइयां जो हार्मोन्स दी गई थी उसकी वजह से माहवारी रुक गई, उनकी माहवारी दोबारा शुरू हो सकती है। ठीक है, और अगर आपकी डाइट में ईस्ट्रोजेंस हो, ये ऑर्गेनिक फूड ले रहे होते हैं, लेते उनको नहीं पता होता, और उसमें ईस्ट्रोजेंस होता है, हो जाएगी और उनको माहवारी आ सकती है। मतलब ये नहीं है कि दोबारा से उनका साइकिल स्टार्ट हो गया, ये दवाई की वजह से, या दवाई का असर खत्म हो गया और दोबारा से शुरू हो गई, या कोई दवाई आपने ली जिसकी वजह से लाइनिंग मोटी हो गई और वो ब्लीड की, विड्रॉल हुआ। ठीक है, और नॉर्मली एक दफा जब अंडेदानियां काम करना बंद कर जाती हैं, तो वो दोबारा से काम तब तक नहीं शुरू कर सकती जब तक आपको उनको हार्मोनली मैनिपुलेट ना करें। जी। जी जी। डॉक्टर आयशा, जिस तरह से आपने बात की कि कैंसर पेशेंट्स या फिर जो दवाइयों पर होते हैं, या फिर वो मेनोपॉज एक्सपीरियंस करते हैं या फिर वो सिर्फ दवाइयों का असर होता है? देखिए, इसको ना आप कह सकते हैं, एक है नेचुरल या कुदरती अमल जिसमें माहवारी रुक गई, और हम्म। एक पैथोलॉजिकल या किसी बीमारी की वजह से ऐसे हुआ। ठीक है, हम्म। उसमें आपने दवाइयां दी, यानी जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं वो खुद दवाई की वजह से माहवारी रुक गई, क्योंकि हम्म। जितनी भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी है वो एक्टिवली डिवाइड नहीं, जिसकी वजह से मेनोपॉज हो जाता है। और इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनमें हो सकता है, इसके अलावा एपिलेप्सी है, इसके अलावा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, इसके अलावा कई जनियाती तौर पे बीमारियां, टर्नर्स हैं, फ्रेजाइल एक्स, ये मुख्तलिफ इसमें ना क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर किसी दवाई की वजह से हुआ है तो वो रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन जो कुदरती नेचुरली तौर पे या सही। जिसमें टोटली डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें वापस नहीं आएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने पहले थोड़ी देर पहले आपने बात की थी प्री मैच्योर या अर्ली मेनोपॉज की। मुझे बताएं कि प्री मैच्योर मेनोपॉज के क्या कॉजेज हैं और ये क्यों होता है, और ये क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं या फिर ये नेचुरल नहीं होता? प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, इसका मतलब ये होता है कि 40 साल से पहले ओवरीज अपना काम करना बंद कर दें। इसको डायग्नोस करते हैं कि दो हार्मोन्स हैं, एफएसएच और एलएनए, के ओवरीज काम करना बंद हो रही हैं। और अगर किसी भी यंग लड़की में या किसी भी यंग खातून में 40 साल
से पहले अगर ये हार्मोन्स बढ़ गए हैं, इसका मतलब है और उनकी ओवरीज हिल गई, प्रीमेच्योर आदि तौर पे जो क्रोमोसोम्स हैं उनका डिफेक्ट हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इसमें खुद ब खुद बॉडी अपने आप को जो जितने भी सेल्स हैं डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। तो उनकी वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से होता है। इसीलिए अगर कोई भी खातून इरेगुलर साइकिल या इस हिस्ट्री के साथ आए कि उसको 4 महीने 6 महीने इवन साल अगर पीरियड्स बंद हुए थे, अल्ट्रासाउंड है और जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है उससे उसकी वजह को तशखीस किया जाता है या उसकी मर्ज को तशखीस किया जाता है, वजह ढूंढी जाती है। क्योंकि अगर वक्त से पहले ईस्ट्रोजन कम हो गई और मेनोपॉज हो गया तो वो सारी तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी जो कि मेनोपॉज या 51 के बाद होनी थी। जैसे किसी भी यंग लड़की के लिए अगर उसके ईस्ट्रोजन कम हो गए तो उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर नश हो जाएंगी, उनका फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाएगा, उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस या भुरना शुरू हो जाएंगी, फिर उनका हार्ट डिजीज का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर फॉलेज होने का इंसिडेंस या जो मसला है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए अगर कोई भी खातून जिसकी 45 से पहले या 51 से पहले हुआ तो वो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्या वजह थी और क्यों हुआ। डॉक्टर आयशा, आपने जिक्र किया काफी डिजीजेस का, जिस तरह हार्ट डिजीज हो गई, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस जो काफी कॉमनली पाया जाता है खवातीन में। इसका मतलब है कि मेनोपॉज कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। मुझे ये पूछना था कि क्या इसके साथ साथ जी मेनोपॉज क्या खवातीन की मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है या फिर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ही इफेक्ट करता है? अच्छा, चूंकि तब्दीली आ रही होती है ईस्ट्रोजन हार्मोन में और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल्स और ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो रहा होता है, उसकी वजह से जो ये खवातीन है ना, इनमें मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह से होता है कि इनमें गुस्सा जल्दी आना, इरिटेबल या जल्दी चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन होना, और कई लोगों में तो सुसाइडल इंटेंसिटी या अपने आप को नुकसान पहुंचाने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो उसमें ये है कि अगर, और रोना बहुत ज्यादा होता है, इनको डिप्रेशन ज्यादा हो रहा होता है, तो उसमें अगर किसी को ये अलामात आ रही हैं तो उनको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मुख्तलिफ थेरेपीज हैं, हार्मोनल है, नॉन हार्मोनल है और मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, वो दे के तो इन सारी अलामात पे काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर आयशा, आपने बात की थी थोड़ी देर पहले हॉट फ्लैशेस की और काफी सिम्टम्स की, कि एकदम से ही घबराहट होना शुरू हो जाती है। मुझे बताएं कि अगर कोई खातून ये एक्सपीरियंस कर रही हैं, कुछ सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही हैं अपने मेनोपॉज के प्रोसेस के दौरान, तो क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या फिर क्या वो तरीके हैं जिनको अपना के ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं? अच्छा, जो हॉट फ्लैशेस है या जिसमें घबराहट होती है ना, उसमें जितनी भी खून की नालियां स्किन के नीचे हैं वो फैल रही होती हैं, वेजोडाइलेटेशन या उनका फैलाव हो रहा होता है जिसकी वजह से हीट फील होती है और घबराहट होती है और दिल तेज से धड़कना फील हो रहा होता है। इसमें ना मुख्तलिफ इसके तरीकाकार हैं। एक जो सिंपल तरीका वो ये है कि जो चीजें इसको ज्यादा करें उसको कम कर दें। मसलन खुले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें ताकि उस, और घबराहट ताकि उनको कम हो। पानी का इंटेक या पानी की 8 से 10 गिलास पानी पिए। कैफीन कम कर दें, क्योंकि कैफीन इंटेक जैसे चाय कई लोग बहुत ज्यादा पी रहे बहुत होते हैं, ज्यादा। वो कम करें। जी, चाय का जो मिकदार है वो आधी कर दें। फिर कॉफी कम कर दें। अल्कोहल अगर कोई जिनको है मसला तो वो भी कम करें। और इसके लिए ये कि अपने आप को इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार करें कि ये चेंजेस आ सकती हैं और इनको ट्रीट किया जा सकता है। ये तो एक छोटे से जिंदगी में बर्ताव में तब्दीली है। इसके अलावा इसकी हार्मोनल नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है, एक इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। ये कैप्सूल इजीली अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। ये लें तो इससे 3 से 6 माह में ये जो हॉट फ्लैशेस वाला है इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये तो कुछ थे फिजिकल सिम्टम्स को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब कोई कोई मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपनी लाइफ में ताकि मेनोपॉज के स्टेजेस को वो कवर कर सके?
देखिए, इसमें जो लाइफस्टाइल या आपकी जो जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है वो ये है कि ये एक नॉर्मल फेज है, एक नॉर्मल पार्ट है इंसानी जिंदगी का। इसको स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, इसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनको आप स्पेसिफिकली अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अपनी ग़िज़ा को बेहतर करके, वॉक और एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बना के आप इन और स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं। और ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको मसले आ रहे होते हैं, उसको भी कम किया जा सकता है। तो अभी जैसे हम आगे बात करेंगे कि कौन सी डाइट्स हैं जिनसे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। अगर ये छोटे-छोटे करें तो इन मसलों को आसानी से डील किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में है। अक्सर होता है कि खवातीन शिकायत करती हैं कि पीरियड्स के दौरान उनका वेट बढ़ जाता है, या पीरियड्स के दौरान अगर उनको सही पीरियड्स नहीं हो रहे होते तो उनका वेट गेन हो रहा होता है। इसके साथ साथ कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा कि मेनोपॉज के दौरान फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं। मुझे बताएं कि ये क्यों होता है, किस वजह से ये चेंजेस होती हैं, या क्या ये भी हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड है? अच्छा, जी, जो वेट पुट ऑन करना है ना, उसमें ये है कि वक्त के साथ साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी वो रेट जिस पे आप एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जिस्म, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और जितनी आपकी डाइट होती है उतनी तेजी से इस्तेमाल एनर्जी नहीं हो रही होती। आपका लाइफस्टाइल भी कम, यानी थोड़ा सा स्लो हुआ होता है, जिसकी वजह से जो फैट है वो जिस्म में, ब्रेस्ट पे, टांगों पे वो ज्यादा इकट्ठी होने लगती है, जिसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी जो है वो एज के साथ बढ़ रही होती है। ठीक है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जी वक्त के साथ या मेनोपॉज के बाद वेट पुट ऑन हुआ। लेकिन जो लोग रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज और डाइट को या अपनी ग़िज़ा को तब्दील करते हैं, उनमें ये चांस कम देखा गया वजन बढ़ने का। दूसरा जो फेशियल हेयर या मुंह पे बाल निकलने का है, डेफिनेटली मेनोपॉज के वक्त ईस्ट्रोजन के लेवल कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई थिक हो रही होती है, और यानी उसमें जल्दी खारिश और जो जो ग्लो होती है, जो चमक होती है, क्योंकि फैट कम हो रही होती है और ईस्ट्रोजन कम हो रही थी, वो कम हो जाती है। लेकिन जो बाकी जो जिस्म में हार्मोन्स हैं, जैसे हर इंसान में दूसरे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी हैं, कॉर्टिसोल या स्टेरॉइड है वो भी बन रहा है, तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं थोड़े से, जो कि हार्मोन मुंह के ऊपर यानी बाल हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जैसे निकल रहे हैं तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, और उसकी दवाइयां हैं उसको आप लोकली भी ट्रीट कर सकते हैं, कॉस्मेटिकली, और वैसे भी दवाइयों से भी इसको ट्रीट किया जा सकता दोबारा से फर्टिलाइजेशन की तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये सवाल पूछना था कि क्या एक औरत मेनोपॉज के बाद कंसीव कर सकती है? और अगर इसके साथ कनेक्टेड एक और सवाल मेरा ये होगा कि क्या एक औरत मेनोपॉज के बाद कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स इसके लिए लेना सही है या नहीं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनको 40 साल के बाद नहीं लेना, क्योंकि इससे क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एक दूसरा उसके दूसरे मेथड्स हैं, जैसे अगर आईयूसीडी या उन्होंने कुछ छल्ला रखवाया हुआ था या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर वो यूज कर रहे हैं, वो वरी बंद होने के 1 साल तक रखते हैं, और उसके बाद फिर उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई फॉलिकुलर एक्टिविटी या कोई कभी भी कोई एक्टिविटी, जैसे 1 साल तक तो माहवारी बंद हो तो फिर हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो वो 1 साल के बाद छल्ला जो है वो निकाल देते हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव अगर जो भी था मेथड वो स्टॉप कर दिया जाता है। ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव का सवाल हो गया। दूसरा आपका वो सवाल कि मेनोपॉज के बाद क्या दोबारा से प्रेगनेंसी हो सकती है? ये बहुत रेयर है। हाँ, कोई शायद 100 में से एक हो या उससे भी कम, कि अगर उनकी कोई फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए या उनकी ओवरी दोबारा से अंडे बनाने शुरू कर दे तो पॉसिबिलिटी है, वरना नहीं। वरना खुद से अगर जैसे किसी की ट्रीटमेंट हुई तो वो मेडिकली मैनिपुलेशन से, जैसे हार्मोन्स के इंजेक्शन से, और कोई ऐसा तरीका कार किया जाए जिसमें हम कई पेशेंट्स का कभी करते हैं, तो
उससे किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली इट इज नियरली इम्पॉसिबल, बहुत कम चांस है। डॉक्टर आयशा, आपने अभी बात की कि आर्टिफिशियली कुछ हो सकता है। मुझे ये पूछना था कि क्या मेनोपॉज एक औरत डिले करवा सकती है किसी हिसाब से, या किसी थेरेपी से, या किसी ट्रीटमेंट से? क्या मेनोपॉज का टाइम डिले हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है अगर आप हार्मोन्स देते रहें पेशेंट को, क्योंकि बेसिकली ईस्ट्रोजन कम हो रही है, जिसकी वजह से ओवरीज शट डाउन हो रही हैं और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, एफएसएच और एलएच, और बार बार यानी ओवरीज को स्टार्ट यानी मैसेज जा रहा होता है कि एग्स बनाएं, लेकिन ऑटोमेटिकली रिजर्व्स खत्म हो जाती हैं और ईस्ट्रोजन बननी बंद हो जाती है, ईस्ट्रोजन का डिक्लाइन हो जाता है या लेवल गिर जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट साइक्लिकल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि इन खवातीन के लिए लो डोज पिल्स अवेलेबल हैं स्पेशल, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो लेती रहें तो वो डिले हो जाएगा। जितना अरसा वो साइक्लिकल हार्मोन्स उन गोलियों में डले होते हैं, जिस तरह से एक नॉर्मल साइकिल में जिस तरह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है, उसको मेंटेन किया होता है, और उसकी उस तरह से वो गोलियां बनाई होती हैं, और वो एक साइकिल की फॉर्म में होती हैं, उनमें एरोज लगे होते हैं पीछे उस टैबलेट्स के पत्ते के पीछे। अगर वो लें और वो लेती रहे तो मेनोपॉज डिले हो सकता है। डॉक्टर आयशा, इस ट्रीटमेंट के अलावा क्या कोई मेनोपॉज से रिलेटेड थेरेपीज वगैरह भी हैं? क्या उन थेरेपीज का क्या बेसिकली काम होता है? देखिए, जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उनका मकसद एक ही है कि कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर दिया जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, या जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। ठीक है, इसमें दो तीन तरीकेकार हैं, एक है नॉन हार्मोनल और एक है हार्मोनल। जो नॉन हार्मोनल या जो हार्मोन्स के बगैर तरीक़ेकार हैं उसमें आता है जैसे बहुत यानी स्ट्रेस को कम किया जाए, कार्डियो है, हार्ट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए जितनी भी आप कर सकते हैं, जैसे डाइट को मॉडिफाई करें, और जितनी भी स्टर्नस एक्सरसाइजेज या जो भी आप जितनी आप बर्दाश्त कर सके वो आपको वॉक और एक्सरसाइज करनी है। ये आ गई नॉन हार्मोनल। ये नॉन जो हार्मोनल। हार्मोनल थेरेपी है जी, ये नॉन हार्मोनल है, जिसमें ग़िज़ा और लाइफस्टाइल या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीलियां लाके आप हम्म। अपने छोटे छोटे मसलों को हल कर सकते हैं। अगर इन चीजों से यानी आपको दवाई की जरूरत है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि जितनी भी हार्मोनल थेरेपीज हैं वो आप खुद से शुरू नहीं करें। हम्म। उसके लिए प्रॉपर जो भी डॉक्टर होता है वो प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, उसका मकसद या आपसे सवालात पूछता है, उसका मकसद सिर्फ है कि आपके रिस्क फैक्टर्स या कोई भी खतरे के अलामात को पहले से कर ले, जैसे फैमिली हिस्ट्री है खुदा न खास्ता यूट्रस की या कोलेस्ट्रॉल की या दिल के बीमारियों की, तो वो आपको सोच समझ के उसी तरह की दवाई देंगे जिससे आपको फायदा हो, ना कि नुकसान हो। इसी तरीके से एग्जामिनेशन में या जो डॉक्टर चेक कर रहा होता है उसमें पैप स्मेयर ले रहे होते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर है, और फिर इन्वेस्टिगेशंस में आपका हार्ट का दिल के टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक होता है, शुगर चेक होती है, अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद आपको प्रॉपर सवालात पे, एग्जामिनेशन पे और इन्वेस्टिगेशंस पे, यानी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन पे आपके रिस्क फैक्टर एवेल्यूशन के बाद आपको दवाई आपकी जिस्म के जरूरत के मुताबिक लिखी जाती है। अब इसमें जो हार्मोनल मेडिसिन हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खुद से कोई भी रिप्लेसमेंट थेरेपी हार्मोनल मत करें, क्योंकि उनसे आपको फायदे के साथ नुकसान भी हो सकता है। हम्म। अब उनके उसमें ईस्ट्रोजन वाली हैं और प्रोजेस्टेरॉन वाली हैं, और सर्म्स हैं जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन, लो डोज ईस्ट्रोजन है, ये पहले एक जमाने में बहुत दी गई, लेकिन अब लोकल क्रीम्स के फॉर्म में या लो डोज के फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। फिर जो साइक्लिकल है उनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत लो डोज में है, और वो भी एक खास अरसे के लिए, और आप प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन पे मरीज को सिलेक्ट किया जाता है, और फिर उसको दवाई दी जाती है और उसको फॉलो पे बुलाया जाता है कि उनसे मरीज को कितना फायदा हो रहा है और कोई मसला हो रहा है कि नहीं। लेकिन वो भी आप सारी उम्र के लिए नहीं ले सकते, हम्म। वो भी आपको एक खास टाइम के लिए डॉक्टर की
प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक और उतने ही अरसे के लिए लेती जाती। फिर जो सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये वो लेटेस्ट दवाई हैं जो कि ईस्ट्रोजन के फायदे तो देती हैं लेकिन और उसी तरह से काम करेंगी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है ईस्ट्रोजन वाले, यानी उनसे मिलती जुलती तो हैं लेकिन बस जो फायदा पहुंचाना है आपकी हड्डियों को और दिल को और ब्लड प्रेशर को और जितनी भी फायदे वाली चीजें हैं बस वो आपको देंगे। और वो भी आप एक खास अरसे के लिए डॉक्टर की इजाजत के बगैर नहीं देते, और डॉक्टर खुद वो लिखते हैं और उस पे मरीज को प्रॉपर फॉलो अप करते हैं। इसके अलावा ये हो गई एक खास तरह के हार्मोनल प्रेपरेशन। नॉन हार्मोनल मगर दवाइयाँ, इसमें वो दवाइयाँ जो कि आप ले सकते हैं, जैसे उसमें कैल्शियम है, उसमें विटामिन डी है, क्योंकि ये वक्त के साथ उम्र के साथ इनकी रिक्वायरमेंट जिस्म में तब्दील होती रहती है, और ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ जिस्म में जो हड्डियां तो कमजोर हो रही हैं, लेकिन फ्रैक्चर या हड्डी टूटने, कूल्हे की हड्डी या पीछे कमर की हड्डी टूटने की वजह से भी क्वालिटी ऑफ लाइफ और यानी इंसान की जान डिस्टर्ब हो जाती है आफ्टर 70 जी। औरतों में एक बड़ी वजह और बंदों में और बड़ी उम्र में हड्डियों के फ्रैक्चर की वजह से ऑपरेशंस और हॉस्पिटलाइजेशन और उनके मसलों की वजह से जान को खतरा लाक हो सकता है, तो उसके लिए भी दवाइयां मौजूद हैं, मगर वो भी डॉक्टर्स आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग आपको एडवाइस करते हैं और फिर आपको फॉलो अप करते हैं। तो ये आती नॉन हार्मोनल में, लेकिन ये दवाइयां अद्वियात हैं जो कि आप ले सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की है, बायोफॉस्फोनेट्स हैं हड्डियों के लिए जी। लेकिन वो आपकी टेस्ट के बाद, क्योंकि हड्डियों के आप इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि टेस्ट पहले एक सिंपल एक्सरे टेस्ट से आप देखते थे, लेकिन अब स्कोरिंग है सिस्टम, जिससे आप हड्डियों में नमकियात की मिकदार, डेक्सा स्कैन है, फिर मुख्तलिफ स्कोरिंग्स है, जी स्कोर है, टी स्कोर है, जिससे आप पिक कर लेते हैं कि किस मरीज को किस दवाई की जरूरत है। सही। डॉक्टर आयशा, आपने इतनी सारी नॉलेज इस पॉडकास्ट में शेयर की, ट्रीटमेंट्स के हवाले से, थेरेपीज के हवाले से, मेनोपॉज के हवाले से। बस कंक्लूड करते वक्त मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बीइंग द केयर गिवर, बीइंग द डॉक्टर इन पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स को या फिर वुमेन को मेनोपॉज के बारे में जानकारी पहले से दे देनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ये होता है कि खवातीन को ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ज्यादा उनको मेंटल हेल्थ पे ये चीज इफेक्ट करती है। क्या या फिर अभी भी मेनोपॉज को एक टैबू समझा जाता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते? देखो, मेनोपॉज, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये कुदरती अमल है और ये हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और ये वो वक्त कुदरत की तरफ से आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको लाइफस्टाइल को अपनी रहने सहने तौर पे गुजर सके और आप एक मुआशरे पे बोझ बनने के बजाय एक पॉजिटिव और एक सही रहनुमा का किरदार अदा कर सकें, क्योंकि एक औरत अपने घर, अपने फैमिली के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए एक सतून का सेहतमंद और मजबूत माँ और बेटी और बीवी देंगे इस माशरे को। की बात है, देखिए सब करते हैं बताने के, और अब इंटरनेट का दौर है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है और ये हमको लोगों को समझने की और उनको बाशऊर करने की जरूरत है। हमको नॉलेज देंगे और अच्छा नॉलेज और पॉजिटिव नॉलेज हम वो देंगे तो डेफिनेट जो हमारी खवातीन है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। डॉक्टर आयशा, एक बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया सब खवातीन को कि और मैं इसी मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गिविंग टाइम, हमारे साथ बात करने के लिए, अपना टाइम शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह हमने मेंस्ट्रुअल मैटर्स पे बात की थी और लोगों तक नॉलेज पहुंचाई थी, मेनोपॉज भी एक बहुत ही अहम टॉपिक था जिस पे बात करना बहुत जरूरी थी।
थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज जी गिविंग टाइम टू औरत राज। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ हमारे इतने अच्छे पाकिस्तान के डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हमें टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।